हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर तीसरा है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स है। ये बेसिकली इंट्रो वाला लेक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका बस यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद जो भी न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको मैं एक पर्टिकुलर अलग अलग लेक्चर बनाकर एक एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, जिससे क्या है आप जब भी पढ़ोगे तो वो इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर बनेगा न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिख दिया मैं, क्या है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिकीय संसूचक। तो देखो, कोई भी जब रिएक्शन होता है, कोई भी जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो उनमें कुछ आवेशित कण या अनावेशित कण या नाभिकीय कण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जैसे कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है मान लो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई अभिक्रिया ए और बी, दो प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सी और डी बनाया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कण उत्सर्जित होते हैं। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया के एनर्जी ज्ञात करने के लिए, अब जैसे इस नाभिकीय अभिक्रिया की हमको एनर्जी ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, और ये जो कण उत्सर्जित हो रहा है इसकी भी एनर्जी हमको ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो इस अभिक्रिया का हम लोग एनर्जी ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कण उत्सर्जित हो रहे हैं इसका ज्ञान होना हमको बहुत ही आवश्यक है इस रिएक्शन के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो कौन सा कण उत्सर्जित हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है उनमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें उत्सर्जित होती है, और जो अभिक्रिया होती है उनमें प्रोटॉन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो सकती है। ठीक है, या न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो सकती है। तो ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे इस जो उत्सर्जित कण है इसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। इस न्यूक्लियर डिटेक्टर्स की मदद से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं और कितना कण उत्सर्जित हो रहा है, मतलब कणों की संख्या, ये भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यूज़ क्या है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके गुणात्मक या परिणात्मक अध्ययन करने के लिए जो उस रिएक्शन में उत्सर्जित कण है, आवेशित कण हो सकते हैं या अनावेशित कण हो सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या इनकी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए, इनकी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करेगा, न्यूक्लियर जो उसको डिटेक्ट करेगा, जो भी कण निकल रहे हैं उसको, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करेगा, संसूचित करेगा। तो मेन इसका यही यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, हम लोग बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, लगभग 7-8 प्रकार के यहाँ पे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनन कोष्ठ। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ, आप लोग को देख लेना, जो भी मीडियम वाले हो गए आप। आयनन कोष्ठ, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर। इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपातिक, ठीक है, गणक, और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, मैं स्टार्टिंग वाले भी लेक्चर में बताया था कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको नाम एटलीस्ट याद हो जाए। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, प्रोपोर्शनल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीएम काउंटर। ठीक है, जिसको गाइगर मूलर काउंटर भी बोला जाता है, गाइगर मूलर गणक, काउंटर को हिंदी में गणक। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा नंबर में हम लोग, इसके बाद क्लाउड चैम्बर। ठीक है, यही है, एक बार मैं देख लेता हूँ, लाइन से बताते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, सेंटिलेशन काउंटर आता है, सेंटिलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्फुरण गणक, प्रस्फुरण गणक। इसके बाद पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अभ्र कोष्ठ, अभ्र कोष्ठ, हिंदी में अभ्र कोष्ठ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड चैम्बर, क्लाउड चैम्बर, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर है, इसके बाद है स्पार्क चैम्बर। ठीक है,
स्पार्क प्रकोष्ठ ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, स्पार्क चैम्बर। उसके बाद एक लास्ट में और देखेंगे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इमल्सन, ठीक है, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो इतने प्रकार के हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जो ये जो है ना आयनन कोष्ठ और अनुपातिक गणक और जीएम काउंटर, ये जो तीन जो गणक है इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग उससे पहले ये तो ठीक है इतना पढ़ेंगे, लेकिन जो डिटेक्टर्स का यूज मतलब इसका सिद्धांत क्या है उसको थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें होता ये है कि जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स है ये कैसे मतलब कैसे संसूचित करता है, कैसे ये डिटेक्ट करता है तो जो भी आवेशित कण निकल रहे हैं ना उसके सामने में हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स रख देंगे। तो इस डिटेक्टर्स में क्या करेंगे, इसका संरचना जब बताएंगे तो बताएंगे कि उसमें एक नली वगैरह होता है या फिर एक बेलनाकार भाग रहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ भर देते हैं, कोई भी हम लोग वहाँ पे माध्यम भर देंगे, तो उसके जो अणु हैं वो इस आवेशित कण से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उससे क्रिया करेंगे समझ लो, ठीक है। तो जो अब ये आवेशित कण है इसमें ऊर्जा रहती है, तो वो अपनी ऊर्जा क्या कर देगा, इस जो माध्यम के जो परमाणु है उनको दे देता है। अब उनको दे देगा तो क्या हो जाएगा, उनके माध्यम के परमाणु भी क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको पास एनर्जी आ जाती है, वो एक्साइटेड होते हैं, फिर उनमें भी क्या होने लगता है, एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होने लगता है। वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उनको एनर्जी मिलता है। तो उसके बाद जब एनर्जी मिलता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर जब एनर्जी कम हो जाती है तो वापस वो किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, मूल अवस्था में आते हैं। अब जब मूल अवस्था में आते हैं ना तो वहाँ पे वो चमक उत्पन्न करते हैं या फिर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, फोटॉन निकलता है, ठीक है। तो इसी कारण से हमें अलग अलग एनर्जी का क्या मिलता है वहाँ पे, फिर फोटॉन या फिर अलग अलग वहाँ पे हमको ऊर्जा मिलती है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें इसका सिद्धांत रहता है डिटेक्टर्स का। तो जितने वहाँ पे निकल रही है ऊर्जा उसी को हमको कैलकुलेट करना रहता है। जितनी ऊर्जा वहाँ पे निकल रही है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो एनर्जी आ रही है न्यूक्लियर अभिक्रिया में जो आवेशित कण है ये कितने एनर्जी रख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिद्धांत रहता है। अब इतने प्रकार के हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स का यूज़ करेंगे, डिटेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आयनन कोष्ठ, अनुपातिक गणक और जीएम काउंटर होता है, ठीक है, इसको पूरा लिख देंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूँ जीएम काउंटर, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इनमें एक नली रखा जाता है और उनमें माध्यम भरा जाएगा, फिर उधर से अपना आवेशित कण आएगा, उससे टकराएगा, इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो उनमें ना मतलब एक कैथोड और एनोड क्रिएट करते हैं, दो अलग अलग वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड और एनोड। अब वहाँ से जब इंटरेक्ट करेगा तो वो आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब धन आयन और ऋण आयन दोनों में अलग अलग हो जाते हैं। जो भी इस माध्यम के जो परमाणु रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, आयन युग्म बन जाते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन, ठीक है। अब क्या होता है, जो धन आयन रहता है वो माइनस के साइड चले जाता है, जो ऋण आयन रहता है वो एनोड के साइड चला जाता है, मतलब कैथोड और एनोड के साइड में अलग अलग हो जाता है। और होता क्या है, उसके बाद वो जो मतलब उसमें रहता है ना काउंटर में, उसमें एक हम लोग प्रतिरोध जोड़ देते हैं आर, और एक क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। इसको बताएंगे अच्छे से, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके, और एक आर जोड़ देते हैं, प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे काउंटर जोड़ देते हैं, गणक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमको यहाँ पे आयनन युग्म बन रहा है तो वो एक एनोड के साइड जाएगा, दूसरा कैथोड के साइड जाएगा। अब एनोड और कैथोड शायद गति करता है तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, धारा निकलने लगता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी रहता है, प्रतिरोध भी रहता है, बैटरी भी रहता है। बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर देते हैं, तो यहाँ पे एक धारा युग्म मतलब धारा जनरेट होने लगता है, ठीक है। कितनी एनर्जी उसमें निकल रही है, कितनी ऊर्जा उसमें लग रही है, ये सब इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये तीनों जो डिटेक्टर्स हैं ना उसमें कुछ इसी प्रकार का स्कीम रहता है, मतलब युग्म बनता है अलग अलग और उसको फिर वहाँ से फिर हमको धारा प्राप्त हो जाता है, मतलब करंट प्राप्त होता है। तो इस टिप से इनमें होता है। और इसकी बात करें सेंटिलेशन काउंटर की, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो मटेरियल का यूज़ करते हैं ना वो कार्बनिक या फिर अकार्बनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है, जो आपतित किरण जो आपतित
जो कण रहते हैं वो इससे इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है जो कि एक चमक के रूप में प्राप्त होती है, मतलब वहाँ पे एक लाइट के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसमें होता है प्रस्फुरण गणक में। और ये जो अभ्र कोष्ठ और स्पार्क कोष्ठ है ना, इसमें क्या होता है, एक माध्यम की जगह में हम लोग वहाँ पे लिक्विड का यूज़ करते हैं, मतलब जल तो नहीं, लिक्विड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब द्रव का यूज़ किया जाता है माध्यम की जगह में। उससे क्या होता है, जब आपतित किरण उसमें आपतित कण जब उसमें टकराएगी तो इंटरेक्ट करेगी उसके माध्यम के परमाणुओं से। ठीक है, तो वहाँ पे ना एक बादल सा माहौल, मतलब बादल बन जाता है। ठीक है, उसका मार्ग बन जाता है, रूट बन जाता है। देखेंगे उसको यहाँ पे अच्छे से, अभी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ होता क्या है। तो वहाँ पे बादल का मार्ग बन जाता है, तो वो इसमें होता है अभ्र कोष्ठ में। ठीक है, और जो स्पार्क कोष्ठ और न्यूक्लियर इमल्सन है, इसमें भी क्या होता है, आपतित कण आते हैं और वहाँ पे एनर्जी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली इतना सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा बता दिया। इन तीनों में क्या होता है, धारा जनरेट होता है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक अकार्बनिक माध्यम रखा जाता है और चमक उत्पन्न होती है लास्ट में। ठीक है, अभ्र कोष्ठ में क्या होता है, बादलों का एक मार्ग बन जाता है और स्पार्क प्रकोष्ठ और इमल्सन में भी ऐसी कुछ मतलब एनर्जी उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो इतना प्रकार के हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। अब क्या करूँगा, पारी पारी मतलब एक एक लेक्चर में एक एक यहाँ पे डिटेक्टर्स का बता देंगे। ठीक है, तो 7-8 लेक्चर लगेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में ना यहीं तक रखता हूँ। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दिया, क्यों उपयोग करते हैं। बेसिकली जो भी उत्सर्जित कण है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर संसूचक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको ओवर करते हैं, यहीं तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।